गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं प्रवीण शर्मा और आज हम द एंड ऑफ बायोपॉलिटी चैप्टर क्लास 12 पॉलिटी का इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने अप टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कंप्लीट किया था और इमर्जेंस ऑफ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। तो इस टॉपिक में हम आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या रीजंस थे। रीजंस हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत डिस्कस किए थे, डिटेल में डिस्कस किए थे, तो एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। तो जो रीजंस थे उसमें मेजर रीजंस थे आपके इकोनॉमिक का स्टैग्नेशन होना। जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी, कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा था। और इसका कारण क्या था? एक्सपेंसिव आर्म रेस। जो मिसाइल हथियारों का जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो चल रहा था, उसकी वजह से रशिया का पूरा पैसा, यूएसएसआर का सारा पैसा आर्म्स बनाने में चला जाता था। तो वहां पर कोई भी सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। यूएसए और बाकी जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, वहां पर इकोनॉमिक एडवांसेस भी थी, वहां की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उनका झुकाव वेस्ट की तरफ होने लगा। तो वो भी चाहते थे कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो, तो जिसकी वजह से बर्लिन की दीवार टूटी थी, बर्लिन वॉल। तो उसका कारण यही था कि वहाँ एडवांसमेंट बहुत अच्छा था, वेस्ट के लोग खुश ज़्यादा थे, वहाँ पर बहुत अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी, वहाँ पर लोग इन्जॉय कर रहे थे, और ईस्ट के लोग इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत आउटडेटेड थी, बहुत पुरानी थी। अगला रीज़न है कि अनअकाउंटेबल होना। तो यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट थी, जो रन कर रही थी, वहाँ पर एक ही गवर्नमेंट थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। वो पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट रूल होती थी, ऑपोजिशन वहाँ पर था नहीं। तो ऑपोजिशन जब भी किसी कंट्री में नहीं होता है या ऑपोजिशन वीक हो जाता है, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अनअकाउंटेबल। जवाब तो किसी को देना नहीं है, जब जवाब आपको किसी को देना नहीं है तो आप अनअकाउंटेबल हो जाते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप पब्लिक को जवाब नहीं दे रहे हो। तो ये अनअकाउंटेबल होने की वजह से पब्लिक भी त्रस्ती की सरकार क्या कर रही है, किसी को जवाब ही नहीं दे रही है। उसके बाद है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा का पूरा सिस्टम पुअर हो गया था। करप्शन और नॉन ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गया था ब्यूरोक्रेसी में। और इसका वजह एक इंपॉर्टेंट जो रीजन है जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी थी वो ज्यादातर आपका रशिया के पास सेंट्रलाइज थी, रशिया के पास सारी अथॉरिटी थी। जो डिसीजन रशिया लेता था वो सारे के सारे यूएसएसआर में लागू होता था। तो जितने भी यूनियन के पार्ट्स थे, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के जो पार्ट्स थे, वो सब चाहते थे कि हमें भी अथॉरिटी मिले। तो वहाँ पर जो लोग हैं, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल के लोग हैं, वो भी ये चाहते थे कि हमें जो अथॉरिटी है वो मिलने लगे। तो अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन होने लगे। तो वहाँ मांग उठती है। उसके बाद है रिफॉर्म्स, गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स। गोर्बाचेव, आपको पिछले वीडियो में बताया था, गोर्बाचेव ने 2 रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया था। एक था आपका ग्लासनोस्ट और दूसरा है आपका पेरेस्ट्रॉइका। ये जो रिफॉर्म्स आए थे वो इन सारे के सारे जो रीजंस थे इनको हटाने के लिए आए, लेकिन ये रिफॉर्म्स काम नहीं कर पाए क्योंकि लोगों के ऊपर ये प्रभाव नहीं दे पाए कि ये सारे रिफॉर्म्स काम कर रहे हैं। तो गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे वो फेल होने लगे। और उसके बाद लास्ट जो रीज़न था, इंपॉर्टेंट रीज़न था, ये आपका रशियन अफगान वॉर, रशिया का डिफीट होना अफगान वॉर में। तो ये रशियन अफगान वॉर एक तरीके से जो आपका कोल्ड वॉर है उसी का एक क्या कहते हैं, वॉर जोन था, जहां पर यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों इनडायरेक्टली आमने सामने हो गए थे। और उसमें रशियन आर्मी को डिफीट खानी पड़ी, रशिया उसमें से हार गया था। उसकी वजह से रशिया के ऊपर जो कॉन्फिडेंस था वो बाकी रिपब्लिक्स का कम होना शुरू हो गया था। तो ये रीज़न थे। और उसी में इमीडिएट जो कॉजेज थे वो हैं आपके नेशनलिज्म का राइज होना। ये सारे के सारे जो पिछले रीजन थे वो रीज़न अल्टीमेटली नेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, सोवरेनिटी को बढ़ावा देते हैं। कि जो वेरियस रिपब्लिक्स थे वो चाहते थे कि हमें भी सोवरेनिटी मिले, हम भी सब्रबल है, हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारी मर्जी से हो, ना कि रशिया हमारा डिसीजन ले। वहाँ के लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो अराइज होना, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। और लास्टली आपने
हमने डिस्कस किया था कि जो रशिया और बाल्टिक रिपब्लिक्स थी और यूक्रेन से जॉर्जिया थे, वो बोरिस येल्टसिन के लीडरशिप में इन लोगों ने अपने आप को फ्री कर लिया था येल्टसिन के। तो ये आपके इमीडिएट रीजन थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस थे। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे डिसइंटीग्रेशन के? तो डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से, यूएसएसआर खत्म होने की वजह से जो आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी का डिस्प्यूट खत्म हो गया था। कोल्ड वॉर एंड हो गया। कोल्ड वॉर मेजर क्या था? जो आइडियोलॉजीज का डिस्प्यूट होना, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इन दो का डिस्प्यूट्स। अब जो यूएसएसआर ही नहीं रहा तो डिस्प्यूट किस बात का? तो कोल्ड वॉर एंड हो गया और आइडियोलॉजीज का जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो गया। यूएसएसआर खत्म होने की वजह से जो अमेरिका था वो वर्ल्ड में डोमिनेट करता है, यानी कि वर्ल्ड अब यूनिपोलर की तरफ बढ़ रहा था। अब यूनिपोलर हुआ तो जो उसकी आइडियोलॉजी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड डोमिनेट करनी शुरू कर जाती है, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद सोवियत ब्लॉक के विघटन के बाद जो नई कंट्रीज इमर्ज होती हैं, उन नई कंट्रीज के ऊपर अपने खुद की बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, अपनी आइडेंटिटी के इश्यू होते हैं। तो कई सारे जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज होती हैं आफ्टर सोवियत डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद जो अब लोगों ने, जो नए कंट्रीज थे, उन्होंने अपने यहाँ सिस्टम डेमोक्रेसी को, लिबरल डेमोक्रेसी को अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो नई पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होने लगी। तो वहाँ पर धीरे धीरे जो सारी कंट्रीज थी वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। अब डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना शुरू हो गई तो नई कंट्रीज इमर्ज आ रही हैं, यानी कि अब जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलैरिटी एरा में बदलने जा रहा था। तो ये रीजन थे आपके कॉन्सिक्वेंसेस के, ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। इसके बाद आइए देखते हैं शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी क्या है? जैसा कि अभी हमने बताया कि रशिया खुद अपने आप को कैपिटलिज्म की तरफ मोड़ रहा था, बाकी सारी कंट्रीज हैं वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रही थी। कैपिटलिज्म मीन्स पूंजीवाद, यानी कि जो इस ट्रांजिशन टाइम में सोवियत या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज की तरफ से या सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ बढ़ने के बीच में जो रिजीम है, ट्रांजिशन रिजीम है, उसमें जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, वो पैसा देती है रशिया को, सेंट्रल एशिया को, ईस्टर्न यूरोप को, कैपिटलिज्म को अराइज करना है। इसी को बोलते हैं शॉक थेरेपी। यानी कि जो यूएसएसआर को शॉक लगा था, जो अपने अडॉप्शन में चेंज कर रहे थे, उसमें जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो इन्फ्लुएंस था ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया और रशिया में, उसको बोलते हैं शॉक थेरेपी। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों पैसा देते हैं इन नई कंट्रीज, नई इमर्जिंग कंट्रीज के लिए। वहाँ के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करने के लिए। तो ये है शॉक थेरेपी। अब जो क्या फीचर्स हैं शॉक थेरेपी की, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब जो शिफ्ट था वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा था। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पैसा देते हैं, जिस तरीके से इंडिया में भी एक तरीके की शॉक थेरेपी अप्लाई की गई थी जब हम लोगों ने एलपीजी को अडॉप्ट किया था। तो उस समय पर भी हमसे ये कहा गया था कि आप एफडीआई और फ्री ट्रेड में आप आइए, आप अपने जो ट्रेड के जो बैरियर्स हैं, टैरिफ्स हैं, उसको ख़त्म कर दीजिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी शॉक थेरेपी में जो हुआ क्या कि फ्री ट्रेड रिजाइम शुरू हो गया और एफडीआई आना शुरू हो गया, एफडीआई की छूट। उसके बाद जो सोवियत रिपब्लिक, सोवियत ब्लॉक्स थे, उस सोवियत ब्लॉक्स के अंदर ट्रेड, जो ट्रेड होते थे वो पहले सोवियत ब्लॉक्स के अंदर होते थे, अब जो ट्रेड है वो वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो गए।
यानी कि वेस्ट के साथ ट्रेड रिलेशन डेवलप होना शुरू हो गए। अब ईस्ट वेस्ट के साथ करेगा, अमेरिका के साथ करेगा, तो नए ट्रेड अलायंसेस शुरू हो गए। तो ये शॉक थेरेपी था। अब इस शॉक थेरेपी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसके क्या क्या परिणाम निकलते हैं जब भी कोई भी कंट्री अपने सिस्टम्स को चेंज करती है। सोशलिस्ट से, जहां आप सोशल वेलफेयर कर रहे हो, वहां से आप पूंजीवाद के लिए, समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ आप अपने पूरे सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा इसका परिणाम होने शुरू हो जाता है। तो जितनी भी जो पब्लिक सेक्टर्स थे उनको थोक के भाव में बेचना शुरू कर दिया प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, जिसको बोलते हैं हम लार्ज स्केल गैराज स्केल, लार्जेस्ट गैराज स्केल इन हिस्ट्री, जिसमें 90% इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेचना शुरू कर देते हैं, कंपनीज को शुरू कर देते हैं एट अ थ्रो अवे प्राइसेस। जैसा कि हमने एलपीजी को अडॉप्ट किया था, इंडिया में एलपीजी को अडॉप्ट किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उसमें हुआ क्या था कि बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उनको डिस इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, बेचना शुरू कर दिया था, प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया था। उसी तरीके से यहां पर भी, यहां पर 90% जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी उनको बेच दिया गया प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट गैराज स्केल सेल, लार्जेस्ट गैरेज सेल। उसके बाद अब जब कंपनी चली गई, पीएसयूज चले गए, तो जो लोग थे उनकी सेविंग्स लॉस्ट हो गई। अब पैसा नहीं रहा, महंगाई बहुत ज्यादा आ गई क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में हाई इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से जो रशिया की करेंसी थी जिसका नाम था रूबल, वो बहुत बुरी तरह गिर गई। रूबल का डिक्लाइन होने की वजह से जो जीडीपी थी रशिया की वो और ज्यादा गिर गई। अब जीडीपी के गिरने से गवर्नमेंट के पास नहीं पैसा रहा, तो अब वो सब्सिडीज देती थी सोशल वेलफेयर के लिए वो वापस ले लेगी, जिसकी वजह से अचानक से विस्फोट हो गया पॉवर्टी, गरीबी का। गरीबी रशिया में बहुत तेजी से बढ़ गई। ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है दोस्तों। तो सब्सिडीज गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि सब्सिडीज होता है क्या, एक सोशलिस्ट सिस्टम, जैसे कि हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर रखा है, तो हम दोनों पर ध्यान देते हैं, प्राइवेट यानी कि कैपिटलिस्ट पर भी ध्यान देते हैं और सोशलिस्ट पर भी ध्यान देते हैं। तो सोशलिस्ट पर हम लोग सब्सिडी देते हैं। अब इन लोगों ने कंप्लीटली कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया, तो सीधी सी बात है सोशल वेलफेयर नहीं करेंगे, और सरकार के पास पैसा भी नहीं था, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ गई। अब गरीबी बढ़ेगी और कैपिटल यानी कि पूंजीवाद बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, जो इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, पैसे की इनइक्वालिटी, कोई बहुत ज्यादा अमीर, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। अमीर और अमीर होना शुरू हो गया, गरीब और धीरे धीरे गरीब होना शुरू हो गया। अब गरीबी होगी तो क्या होगा दोस्तों, ये देख रहे हैं माफिया, रशियन माफिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफी सारी मूवीज आई हैं कि रशियन माफिया, ये माफिया जो वर्ल्ड में फेमस हुआ करते थे, चरस, गांजा, कोकीन, इन सब का, हथियारों का, इन सब का धंधा बन गया रशिया में। तो माफियाओं का इमरजेंसी शुरू हो गया, और जो आपका स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, वो पूरा जितना भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था जो स्टेट के कंट्रोल में था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब जो प्रेसिडेंट्स थे वो सारे डिक्टेटर बन गए। मतलब ये बढ़िया हो गया कि अब यहाँ पर तो पूरी अराजकता फैल गई है, इस अराजकता में हम ही सब कुछ हो गए। अब जिसकी वजह से जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे उनके अंदर ही सिविल वॉर शुरू हो गया। तो आगे हम देखेंगे कहाँ कहाँ सिविल वॉर शुरू हुआ था। तो जितने भी टूटे थे सोवियत वाले, जो गरीब थे, और ज्यादा इन सारी सिचुएशन हो गई। तो आपके रशिया के अंदर और रशिया के से अलग हुए कई सारे देशों के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये शॉक थेरेपी की वजह से हो रहा है। इसके आगे जितनी भी रशियन बैंक्स थी
उसकी 50% तो बैंकरप्ट हो गई। रशियन बैंक्स और आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सारी बैंकरप्ट हो गई 50। हाँ, तो ये है आपके सामने एक मैप, वर्ल्ड मैप। तो ये है हमारा इंडिया, और इंडिया के ऊपर ये चाइना, और चाइना से शुरू होगा आपका, चाइना से ऊपर मंगोलिया, और मंगोलिया के बाद ये पूरा का पूरा पार्ट रशिया, और उससे अलग होने वाले कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, इधर आप देखेंगे ये अजरबैजान है, ये जॉर्जिया है। तो यहां पर एक रिपब्लिक है जो रशिया के अंदर ही है, जिसका नाम है, यहां आपका पड़ेगा इस रीजन में। तो इस रीजन में आपके पड़ेगा, ये वाला एरिया है, कहलाता है दागिस्तान, और ये एरिया है आपका चेचन्या, जो रशिया के अंदर ही रिपब्लिक है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, क्योंकि जब मुस्लिम एरिया है तो रशिया के अंदर ही इसको स्वायत्ता दी गई है। तो यहां पर ये जो आपका चेचन्या है और दागिस्तान है, ये दोनों मिलकर ये एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो जाते हैं, क्योंकि चेचन्या के जो लोग हैं वो दागिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक को बनाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से दागिस्तान और चेचन्या में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। चेचन्या के इन्वेडर्स को सपोर्ट नहीं किया गया दागिस्तान में, और रशिया ने फिर यहां पर इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए, रशिया के अंदर ही दो सेशनिस्ट मूवमेंट शुरू हो गए। फिर उसके बाद ये है आपका ताजिकिस्तान, ये ताजिकिस्तान, यहां पर भी आपको एक सिविल वॉर दिखेगा जो 10 सालों तक चलेगा ताजिकिस्तान में। फिर उसके बाद है, ये आप देख रहे हैं ये आपका कोसोवो, मैसिडोनिया, और ये बोस्निया, ये क्रोशिया, स्लोवेनिया, ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आपका चेकोस्लोवाकिया, ये चेकोस्लोवाकिया, और ये दोनों अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये जो एरिया है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, ये पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करते थे। तो यूगोस्लाविया के अंदर जो एथनिक डाइवर्सिटी थी, वहां पर स्लोवेन्स रहा करते थे, क्रोट्स रहा करते थे, और सर्बियंस रहा करते थे। तो इन लोगों ने आपस में लड़ाई करके अपने आप को फ्री करा लिया। हाँ, तो अब हम देख रहे थे टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोवियत रिपब्लिक। तो सोवियत रिपब्लिक में मैप में हम लोगों ने देखा था कि सिविल वॉर्स और इंसर्जेंसीज बहुत ज्यादा देखने को मिली। रशिया के अंदर ही चेचन्या और दागिस्तान, जो मैप में हमने पढ़ा था, वहां पर बहुत वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट चला था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। ताजिकिस्तान के अंदर ही सिविल वॉर शुरू हो गया था, अलग अलग सेक्टर्स में। जो सेक्ट्स है, मतलब मुसलमानों के अंदर ही बहुत सारे सेक्ट्स थे। ताजिकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री में ही बहुत सारे अलग अलग मुसलमानों में सेक्ट होते हैं। वहां पर आपस में ही एक विरोध शुरू हो गया। सेंट्रल एशिया जो एरिया है, जहां पर ऑयल बहुत ज्यादा था, तो वहां पर एक इकोनॉमिक कंपटीशन शुरू हो गया ऑयल के ऊपर विद आउटसाइड पावर्स। चेकोस्लोवाकिया हमने देखा था, जिसमें चेक्स और स्लोवाक्स, ये दो अलग अलग आपकी एथनिक कंपोजिशन है चेकोस्लोवाकिया, जो आपस में इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती हैं। यूगोस्लाविया जो कि मैप से ही हट जाता है, और यूगोस्लाविया बहुत सारे प्रोविंस जैसे क्रोशिया, स्लोवेनिया, क्रोट्स जहां रहते हैं क्रोशिया, स्लोवेन्स जहां रहते हैं स्लोवेनिया, बोस्नियंस एंड हर्जेगोविना, ये सारे के सारे यूगोस्लाविया से टूट के इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाते हैं। तो ये फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स की कंडीशन थी आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन था वो बहुत अच्छा नहीं था, इसके बहुत खराब इंपैक्ट पड़े आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब देखते हैं हम इंडिया और यूएसएसआर के जो रिलेशन है। दोस्तों, इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन किसी से छुपे हुए नहीं है। इंडिया ने नाम स्टार्ट किया था नॉन अलाइन मूवमेंट, और उसके ऊपर एक हमेशा एक दब्बा बना रहा कि वो दुनिया को दिखाने के लिए नैम का मेंबर है, बट शी हैड अ क्लोज फ्रेंडशिप रिलेशन विद यूएसएसआर।
तो ऐसा उसके ऊपर आरोप लगता है, और जो कि सही था, क्योंकि 1971 में रशिया और इंडिया के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, जिसमें जो 71 का बांग्लादेश वाला युद्ध हुआ था ईस्ट पाकिस्तान के साथ में, उसमें रशिया ने सपोर्ट किया था। वो उसी ट्रीटी का पार्ट था। तो आप देखेंगे कि हमारे यूएसएसआर के साथ कई सारे संबंध हैं, इकोनॉमिक रिलेशन भी हैं, जिसमें हमारे टेक्निकल और इकोनॉमिक असिस्टेंट हमें प्रोवाइड किया जाता है। रशिया की टेक्नोलॉजी ऑफकोर्स अच्छी है, तो वो हमें इंडियन पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज में हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल भी है, क्योंकि पॉलिटिकली उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कश्मीर इशू पर 1971 वॉर पे। उसके बाद मिलिट्री सपोर्ट हमें देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी हमें सप्लाई करते हैं, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। कल्चरल देखें तो हमारे बहुत सारे हिंदी और संस्कृत कॉलेज रशिया में बनाए गए हैं। बहुत सारी हिंदी जो फिल्म्स हैं वो यूएसएसआर में आज पॉपुलर हुई हैं। तो हमारी जो कल्चरल एक्सचेंज है वो भी लगातार चलते रहते हैं। तो ये हमारे रिलेशन है इंडिया एंड यूएसएसआर। तो इंडिया पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम के बीच में जो भी रिलेशन है, तो वो देखें तो इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रहे। इंडिया ने मल्टीपोलर वर्ल्ड में, यानी कि जब आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, जब वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड के बीच में बट गया था, यानी कि यूनिपोलर से अब अमेरिका को नजर, बहुत सारी जैसे चाइना है, इंडिया खुद में इमर्ज हो रहा था, तो सेंट्रल एशिया और बाकी जो कंट्रीज हैं वो खुद में इमर्ज हो रही थी, जिस तरीके से यूक्रेन है। तो वहां पर इंडिया और रशिया ने एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू किया, और रशिया को भी चाहते थे कि एक ऐसा देश, मजबूत देश होना चाहिए जो हमें इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, क्योंकि अमेरिका हमेशा से विरोधी रहा है यूएसएसआर का। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि वो कमजोर हो चुका था और उसको भी एक दोस्त की मदद होती है, तो इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर बना रहा। अब जो ट्रेड बेनिफिट्स है, रिलेशन के जो बेनिफिट्स हैं, वो इंडिया को क्या कह रहा है रशिया से, हमारी क्यों इतनी दोस्ती रही, क्योंकि उसने हमेशा कश्मीर इश्यू पे हमेशा, क्योंकि रशिया एक मेंबर भी है आपका सिक्योरिटी काउंसिल में, परमानेंट मेंबर है, तो उसमें जब भी कश्मीर का इश्यू होता है तो रशिया इंडिया का साथ देता है, और वीटो का इस्तेमाल कई बार उसने इंडिया के लिए किया है। चाहे वो युद्ध की बात हो, अगर हम एनर्जी सप्लाईज की बात करते हैं तो रशिया हमें नेचुरल गैस प्रोवाइड कराता है। न्यूक्लियर पावर जो प्रोग्राम है इंडिया में किया गया है, जिसका नाम है कुंडनकुलम, वो यूएसएसआर की मदद से किया जा रहा है। अगर हम टेररिज्म की बात करें तो जो भी इंटरनेशनल टेररिज्म है उन पर इंफॉर्मेशन की शेयर होती है। सेंट्रल एशिया में हमें एक्सेस करने के लिए रशिया हमेशा सपोर्ट करता है। चाइना से हमेशा जो रिलेशन है उसको बैलेंस करने में मदद करता है, कि उसको भी पता है कि रशिया एक फ्रेंडली रिलेशन है, तो चाइना के ऊपर एक दबाव बना रहता है कि इंडिया के साथ उसका जो रिलेशन है वो ठीक ठीक बना रहे। जैसे कि 62 के युद्ध के बाद जो चाइना है वो रशिया के कारण कई बार दबाव में रहा। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, जिसके बारे में प्लान के बारे में बताया था, जैसे कुंडनकुलम परियोजना है तमिलनाडु के अंदर, वो रशिया की मदद से बनाई जा रही है। और बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में इंडिया और रशिया दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऑयल क्राइसिस के टाइम पर, जब हमारे देश में ऑयल का प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन ऑयल क्राइसिस के टाइम पर रशिया हमेशा हमारा सपोर्ट करता है। तो ये सारे जो रिलेशन है जिसमें इंडिया को बेनिफिट होता है यूएसए से, सॉरी रशिया से, ये तो हमारी दोस्ती की मिसाल है। एक दोस्ती की मिसाल में देखो, ये एक ब्रह्मोस मिसाइल आपके सामने है, ब्रह्मोस, जो कि बहुत ही एक डेडली मिसाइल है, एक गेम चेंजर कहा जा सकता है, और अक्सर पाकिस्तान इसी की वजह से खौफ में बना रहता है। ये ब्रह्मोस क्या है? ये क्रूज मिसाइल है जो कि रडार में पकड़ में नहीं आती, और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंडिया और रशिया दोनों की जॉइंट वेंचर से बना है। ब्रह्मोस का नाम, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है और मोस यानी कि मॉस्कोवा रिवर, ये रशिया की मॉस्कोवा रिवर है। तो इसका जो मिसाइल का नाम है वो ब्रह्मोस, यानी कि ये बताता है कि इंडिया और रशिया की जॉइंट वेंचर के से ही। अब देखो दोस्तों, ये जो आपकी 2.89 मैक तक की स्पीड है, और जिसको अपग्रेड किया जा रहा है 5 मैक्स तक। मैक एक जो इसकी स्पीड है वो होती है, साउंड की स्पीड 1 मैक होती है, और साउंड से
2.8 गुना ज्यादा तेज ये दौड़ती है, अटैक कर सकती है। इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर है, 290 किलोमीटर है, जिसको इंडिया अपग्रेड करेगा। तो ये 2.8 मैक है और 2.8 मैक आप देख रहे हैं, ये इसको अपग्रेड करने की शुरुआत हो चुकी है, जिसको 5 मैक तक ले जाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं एक फाइटर प्लेन है, ये सुखोई HA है, 5th जनरेशन, ये मल्टी रोल फाइटर प्लेन है, 5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसको इंडिया में HAL और रशिया की सुखोई सु कंपनी साथ मिलकर बना रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा मिलिट्री सपोर्ट भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपका वही कुंडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी कि किस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रशिया है वो हमारा मददगार है। ये कुंडमकुलम तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु, बेसिकली आप तमिलनाडु याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई सारे एग्जाम्स में इसको पूछा भी गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। कुंडमकुलम रशिया के सपोर्ट से इंस्टॉल किया जा रहा है इंडिया के तमिलनाडु में, और इसके ऊपर बड़ा वो भी हुआ। हाल ही में रशिया के साथ एक और डील हुई है इंडिया की, ये S-400 जो कि इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये S-400 रशिया के साथ डील हुई है, जिसको हम SA-21 ग्रोलर भी कहते हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम इसको लगा दिया जाएगा तो इंडिया की चारों तरफ से जो भी मिसाइल आएगी उसको हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली काम करती है। तो ये S-400 अमेरिका की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है, जिसको इंडिया के साथ जिसकी डील चल रही है। ये एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की और कतर के बाद इंडिया के पास भी है। इन देशों ने इनको रशिया से खरीदा हुआ है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। आगे आप ये हेलीकॉप्टर है, बहुत लाइट हेलीकॉप्टर है, ट्विन इंजन का हेलीकॉप्टर है। इसको भी इंस्टॉल किया जा रहा है, इसको बोलते हैं कामोव KA-126 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, जिसको इंडिया में बिल्ड किया जा रहा है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया में बिल्ड हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे रिलेशन है। अब रशिया को क्या बेनिफिट है, तो इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स डीलर है, यानी कि वो अपने सप्लाई जिससे उसको पैसा मिलता है। तो आर्म्स ज्यादातर रशिया से खरीदता है अमेरिका, इंडिया, तो उसको एक फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है, तो वो रशिया के लिए बेनिफिट है। उसके बाद ये देखिए, ये दोस्ती तो आपको कहीं देखा होगा कि मोदी और पुतिन की दोस्ती। तो इसके अलावा जो बेनिफिट्स आप देखेंगे वो बेनिफिट आपको बताएंगे कि जब भी कभी भी वेस्टर्न सेक्शन इंपोज होता है, अभी हाल ही में यूक्रेन के ऊपर रशिया का जो हमला हुआ था, उस यूक्रेन की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने और अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दी थी रशिया के ऊपर। तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की वजह से रशिया की इकोनॉमी ठप हो रही थी। उस समय पर इंडिया ने उसके साथ ट्रेड जारी रखा। उसके बाद है नेक्स्ट आप बेनिफिट अगर देखेंगे, जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, पार्टनरशिप है, वो इंडिया के साथ हमेशा बनी रहती है। कितना भी मना किया जाए यूएसए के द्वारा, लेकिन फिर भी इंडिया हमेशा रशिया को सपोर्ट करता रहता है। उसके बाद है चाइना के साथ रिलेशन होने के बाद भी जो इंडिया के साथ है वो रिलेशन बने रहते हैं, क्योंकि जो न्यू G2 का फॉर्म हुआ है उसमें उसके बावजूद रशिया का प्रेफरेंस इंडिया के लिए ज्यादा रहता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं रशिया को भी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।